चलो समझो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उदय का मतलब अब यहाँ समझो, यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है, ठीक है, देश नहीं है, क्या है वो? महादेश है, जिसमें बहुत सारे देश, लगभग 44 से लेकर 50 तक देश है ना? इतना देश वहां पे क्या है, शामिल है, जिसमें से मेन मेन देश को तुम लोग क्या करना है, पढ़ना है। जैसे ब्रिटेन हो गया, है ना, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, रूस भी आता है, रूस का 30% हिस्सा आता है यूरोप में, ठीक है, बाकी एशिया में आता है, ठीक है। तो यूरोप को भी पढ़ना है, इटली को भी पढ़ना है, तो यूरोप हो गया, ठीक है। यूरोप के देशों में मतलब देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब चीज को पढ़ना है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब क्या होता है, किसी भी देश के अपना एक क्या होता है, स्वभाव होता है, जैसे जाना जाए कि वो क्या है, एक देश है, ठीक है, जैसे एकता का प्रतीक पता चले, जैसे राष्ट्रवाद हो गया, उसी तरह हम लोग कह देंगे आतंकवाद, है ना। वाद मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, जैसा वो चल रहा है वो क्या वहां पे, जैसे आतंक मतलब क्या होता है, आतंक मतलब क्या होता है, हमेशा डर का माहौल रखना कहीं पे, ठीक है, किसी एक विशेष एरिया में। और वाद मतलब क्या होता है, वही प्रवृत्ति वहां पे क्या है, छाया हुआ है, ठीक है, तो वही क्या है, आतंकवाद है, आतंकवाद की प्रवृत्ति है, ठीक है, आतंकवाद। उसी तरह क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्र के प्रति क्या है, लगाव है, ठीक है, प्रेम है, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद का उदय। उदय मतलब क्या होता है, उगना, राइज करना चीजों को, ठीक है, यानी कि लोग अब किसके प्रति ज्यादा ये हो रहे हैं, राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। और ये सबसे पहले आया कहां से, 14 जुलाई 1789, कहां से, फ्रांस की क्रांति से शुरू हुआ था, ठीक है। उससे पहले वहां पे क्या था, किसका शासन था, लुईस सोलहवां का था, ठीक है, जिसकी बीवी कौन थी, मेरी एंटोनेट, ठीक है। तो बुक में एक फिगर दिखाया गया जिसमें ये बताया जा रहा है, एक फिगर है जिसमें कौन है वो, फ्रेडरिक सरियू नाम है उसका, क्या है, फ्रेडरिक सरियू, फ्रेडरिक सरियू, ठीक है। ये कौन था ये पूछता है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सरियू कौन था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था वो, तो चित्रकार भी बोल सकते हैं, कलाकार मतलब वही चित्रकार होता है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सरियू वहां पे दिखाने का प्रयास किया है कि सभी राजाओं का क्या हो चुका है, अब अंत हो चुका है, क्या हो चुका है, अंत, और सभी अब क्या है, स्वतंत्र है। ऊपर से आशीर्वाद भी मिल रहा होगा, देख लो फिगर में, ईसा मसीह जीसस का, ठीक है। तो वहां से आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि सब अब क्या है, स्वतंत्र है, सब अपने मन मुताबिक चलेगा, है ना, सब अपने क्या है, अब किसी का अंकुश किसी पे नहीं रहेगा। यहाँ पे एक वर्ड भी आता है जिसका नाम क्या है, निरंकुश। निरंकुश, निरंकुश शब्द का भी मतलब समझना है, ठीक है, निरंकुश हो गया। उसके बाद तुम्हारा एक और है कि क्या नाम था उसका, जो ये बोला था, जब फ्रांस छींकता है, ठीक है, जब फ्रांस जब फ्रांस छींकता है तो बाकी या फिर पूरे बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है ना तुमको समझना पड़ेगा। देखो, फ्रेडरिक सरियू कौन था, एक चित्रकार था, ठीक है। निरंकुश शब्द का मतलब क्या होता है, देखो, निरंकुश का मतलब होता है एक ऐसे राजा या फिर ऐसे शासक का किसी एरिया में शासन होना जिसमें किसी का लगाम ना हो, ठीक है, ना ही वो नियति के प्रति उत्तरदायी रहेगा, ना ही लोगों के प्रति, ना ही लोगों के फेवर में रहेगा, वो खुद का देखेगा, ठीक है, हम जो बोलेंगे वही सही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुश शासक कहते हैं। और वो कौन था निरंकुश शासक, पहली बार लुईस 16वां था, ठीक है। तो लुईस 16वां के बाद कौन आया था, फिर असेंबली का हुआ था। जैसे लुईस 16वां का मतलब लुईस 16वां किस पे शासन कर रहा था, फ्रांस पे, ठीक है, फ्रांस पे शासन करते करते देखो लुईस 16वां कैसा था, निरंकुश राजा था। तो निरंकुश का अर्थ क्या होता है, जिस पर कोई अंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो। और अंकुश का मतलब क्या होता है, रोक, ठीक है, रोक टोक करने वाला कोई ना हो, वो जैसा चाहे वैसा अपना साम्राज्य चला दे, बस समझ में। तो ये कब हुआ था, वहां से हम लोग देखो, यूरोप का मतलब क्या होता है, एक पूरे कॉन्टिनेंट को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा देश आता है, लगभग बताए थे 44 से लेकर 50 देश तक शामिल उसमें, ठीक है। तो उसमें जो प्रमुख देश है उसको हम लोग सुनेंगे। जैसे हो गया यूके, यूके मतलब समझते हो, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, क्या, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ठीक है। फिर हो जाएगा तुम्हारा फ्रांस, क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, और लगभग इटली हो जाएगा, ठीक है। ये सारे देश का यहाँ पे वर्चस्व रहा है, ठीक है। यही सारा क्या रहेगा, प्रमुख देश रहेगा जिसपे लोगों का हलचल रहा था। फ्रांस सबसे पहले आया था, कौन, फ्रांस आया था। राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था ना, वो कहां से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, ठीक है। तो फ्रेडरिक सरियू क्या है, एक चित्रकार है, ठीक है, जो क्या दिखाना चाह रहा है, एक, हाँ, तो जिसको हम लोग कहते हैं यूटोपिया, एक वर्ड होगा वहां, देखो क्या है, यूटोपिया होगा, ठीक है।
तो फ्रेडरिक सरियू ना एक यूटोपिया, यूटोपिया किसको कहते हैं, देखो यूटोपिया की एक और उसका नाम लिखा होगा क्या, हाँ यूटोपिया, यूटोपिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्पना दर्श कहते हैं। तो इसका मतलब समझो होता क्या है, यूटोपिया या फिर कल्पना दर्श। कल्पना ये तो नहीं समझ में आएगा यूटोपिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हिंदी लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये हमारा कल्पना। देखो कल्पना मतलब क्या होता है, सोचना, ये विचार करना, ठीक ना, थिंकिंग प्रोसेस। और दर्श मतलब क्या होता है, देखो कल्पना दर्श, दर्श मतलब क्या होता है, आदर्श, ठीक है, यहाँ पे छुपा हुआ है। तो ऐसा कल्पना करना जो क्या बहुत ही आदर्श हो, तो एक ऐसे समाज का गठन करना जो क्या हो, बहुत ही बेहतर हो। बहुत ही बेहतर बोले तो जिसमें जिसमें सबके साथ क्या हो, न्याय हो, ठीक है, समानता का व्यवहार हो, ठीक है, इक्वालिटी हो, समझ में आ रहा ना। तो एक ऐसे समाज का, एक ऐसे समाज का विचार जो समानता पे था, समानता से प्रेरित था, ठीक है, वही बनाया था कौन, फ्रेडरिक सरियू बनाया था, ठीक है, फ्रेडरिक सरियू ये बनाया था। वो चित्र में दिखा रहा है, वो कल्पना दर्श यानी यूटोपिया वो कर रहा है, यानी वो सोच रहा है कि अगर हमारा राष्ट्र ऐसा हो जाए जिसमें किसी तरह का कोई ये खराबी ना हो, खामियां ना हो, सब बढ़िया हो, ठीक है, सब बराबरी के नजर से देखा जाए, सब कुछ सब बेहतर ये करे, क्या करे, सब बेहतरी है, जैसे सब अपना अपना क्या करे, काम करे, ठीक है, सब अपना अपना पैसा कमाए, अर्थव्यवस्था अपना ठीक रखे, घर चलाए, ठीक है ना, उसी को ये क्या बोल दिया, कल्पना दर्श बोला, बस में मारा ना। तो ये हो गया इसके बारे में। अब समझो वहां से क्या हुआ था, तो ये फ्रांस से क्या हुआ था, शुरू हुआ था रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति शुरू हुआ था, ठीक है, 14 जुलाई 1789 बास्तिल का किला ढहा के क्या किया था, ये लोग लूट मार पूरा किया था, ठीक है, और इसको क्या कर दिया था, फांसी लगा दिया था, किसको, लुई 16वां को। उसके बाद लुई 16वां के फांसी लगाने के बाद, ठीक है, वहां पे किसका शासन आया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो रोबेस्पियर भी जो था ना, वो क्या था, एक लोकतांत्रिक सत्ता का स्थापना किया था, ठीक है, लेकिन उसका जो स्थापना करने का मेन मोटो था वो बहुत ही ज्यादा नियमों पे जटिल नियम था उसका, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जटिल नियम था। वहां पे जो गलती करे उसका कोई गुंजाइश नहीं था वहां पे जीने का, ठीक है, लगभग थोड़े से गलती में वो क्या करता था, गिलोटिन नामक एक फांसी का ये होता था, ठीक है, जहां उस पर चढ़ा के माथा को यानी कि फांसी लगाते, माथा काट दिया था, ठीक है। तो वो एक मशीन था जिसमें लगने लगा लोगों को, नहीं ये बहुत ही क्रूर है, ठीक है, क्रूर लोगों का शासन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो बेकार है। गलती अगर कोई कर दे उसके लिए क्या होता है, क्षमा होता है या फिर पाश्चात्य होता है, ठीक है, हर हाल में मौत तो सजा नहीं देना किसी को, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को कहा जाता है आतंक का साम्राज्य, ठीक है ना। लुई 16वां के बाद कौन आया था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जितना भी शासन काल था वो क्या था, आतंक का साम्राज्य कहा जाता था, ठीक है। तो पूछेगा आतंक का राज्य किसे कहा गया, आतंक का राज्य किसका था, मैक्स मिलियन रोबेस्पियर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये किसके बाद आया था ये बताओ, लुई 16वां के बाद ही आया था। लुई 16वां क्या था, एक निरंकुश शासक था, ठीक है, जिसके बाद कौन आया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये आया था जनतंत्र पे, ठीक है, यानी कि लोगों के विचार से सहमति पर ये आया था। लेकिन इसका भी क्या था, नियत मतलब बहुत ही, इसका नियम क्या था, बहुत ही कड़ा था, बहुत ही जटिल था, ठीक है, इसलिए इसको भी गिलोटिन में चढ़ा के फांसी दे दिया गया इसी को, समझ रहा ना। और गिलोटिन का आविष्कार कौन किया था ये भी पूछेगा, गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन, नाम क्या था उसका, डॉक्टर गिलोटिन, ठीक है। तो इसको गिलोटिन पे करके क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद आया था डायरेक्टरी प्रिंसिपल, ठीक है, डायरेक्टरी, जिसको क्या कहा गया, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी किसके बाद आया था ये डायरेक्टरी वाला, देखो ये राजा था लुई 16वां, उसके बाद कौन आया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के मरने के बाद, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि फ्रांस बहुत ज्यादा सभ्य था या फिर बहुत ज्यादा समझदार लोग थे, वहां पे रेवोल्यूशन का दौर था, सब मारा मारी कर रहा था, ठीक है। तो उस समय भी देश को चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो उस समय क्या हुआ, इसके चले जाने के बाद डायरेक्टरी वाला सिस्टम आया, यानी कि 5 लोग उसमें रहते थे, मुख्य लोग, ठीक है, जो देश की अर्थव्यवस्था है ना, बहुत सारी चीजों को वो क्या करते थे, देख विचार करके देश को चलाने का काम किए थे। तो कौन लोग थे, डायरेक्टरी प्रिंसिपल थे। इसको उखाड़ के फेंकने का काम किया कौन था, 1804 में कौन आया था, नेपोलियन। नेपोलियन है ना, कौन आ गया इसके बाद, नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, ठीक है। तो नेपोलियन देखो नेपोलियन का दौर, ठीक है, नेपोलियन का जो दौर रहा है, वर्चस्व रहा है, वो 1804 से लेकर 1815 तक ही रहा है। इससे पहले किसका रहा है, इससे पहले डायरेक्टर प्रिंसिपल का था, ठीक है।
जिसमें 5 लोगों का समूह होता था, वही व्यवस्था को चलाते थे, ठीक है। और उससे पहले किसका था? नहीं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। और उससे भी पहले किसका था? लुई सोलह का था, ठीक है। लुई सोलह का दौर लगभग 18वीं सदी का था, है ना। 18वीं सदी से पहले जो है ना, कोई देश नहीं होता था, ठीक है। कोई भी देश कंप्लीट देश नहीं होता था, क्योंकि देश में उसका कोई ऐसा लगता ही नहीं था देश है, क्योंकि राजा का वर्चस्व होता था कहीं भी, ठीक है। राजा ही सर्वे सर्वा होता था। सर्वे सर्वा मतलब सब कुछ राजा ही होता था, ठीक है। देश उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता था उस समय। उसका फ्लैग रहता था किसका? अपना झंडा रहता था किसका? राजा का। देश का झंडा रहता था नहीं। अभी तुम देश का झंडा देख के तुमको एक अलग सा फील आएगा कि हम लोग का ये देश है, ठीक है। उस समय राजा का झंडा चलता था, उस समय राजा का साम्राज्य चलता था। और ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा का ही शासन होता, जैसे पटना में हो गया, झारखंड में हो गया, रांची में हो गया, अलग अलग राजा रहता, ठीक है। और सबका अलग अलग भाषा रहता, तो एक दूसरे की भाषा को हेट करता लोग। लेकिन अभी भी हम लोग देख लो, अलग अलग भाषा होने के बावजूद भारत एक कंप्लीट एक भावना से जुड़ा हुआ है। 3 रंग का तिरंगा, है ना। भारत माता सुना होगा। ये सारी चीज इमोशन से क्या हुआ है, हमारा देश एक कंप्लीट देश बना है, ठीक है। ना कि किसी राजा का शासन है। देश हमेशा लोगों का होता है, ना कि मतलब लोग मतलब देश लोग का होता है, ठीक है। मतलब समझो कि जो वहां के लोग बासिंदे हैं उन्हीं का देश होता है, ठीक है। किसी राजा का देश नहीं होता। राजा चल जाएगा, देश रह जाएगा, समझा। बासिंदा मतलब वहां बसने वाले लोग। तो जो बस रहा है उस समय वही वहां के लोग हैं। देश उसी का है ना, कि ना कि किसी राजा का है, ठीक है। और ना ही किसी नेता का। नेता आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है। राजा कल था आज चला गया, ठीक है। लोग हमेशा थे हमेशा रहेंगे, ठीक है। जब तक दुनिया है देश है, ठीक है, तभी तक वर्चस्व है। तो हम लोग आते हैं नेपोलियन का दौर, ठीक है। अभी तक हम लोग मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, लुई सोलोमा, ठीक है, और डायरेक्टर प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 5 लोगों का व्यवस्था होता था, जिसमें सारे देश को चलाने का काम करता था, ठीक है। अभी नेपोलियन का दौर आ गया। नेपोलियन का दौर कितना से आया था? 1804 से शुरुआत हुआ था इसका वर्चस्व, ठीक है। नेपोलियन संहिता, एक नेपोलियन बदलाव किया था बहुत ज्यादा। 1804 में जब ये एंट्री मारा था ना फ्रांस में, तो बहुत ज्यादा बदलाव लाया था अपने शासनकाल में, ठीक है। जिसमें क्या क्या बदलाव लाया था, उसी को नेपोलियन कोड कहा जाता है। पूछ देगा नेपोलियन कोड किसे कहा जाता है, तो फ्रांस में लाए गए बदलाव नेपोलियन के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नेपोलियन कोड कहते हैं। ये क्या किया था? जन्म आधारित विशेषाधिकार को खत्म किया था। जन्म से आधारित जो विशेषाधिकार होते थे ना, उसमें उसको खत्म कर दिया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। जैसे मान लो कोई राजा है, ठीक है, राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये ऐसा था विशेष जन्म आधारित विशेष, हाँ ना, विशेषाधिकार है। लेकिन इसको क्या किया गया? वो खत्म कर दिया। बोला इसमें तुम्हारा जितना ये है, तुम्हारा क्या बोलते उसको, तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट है, ठीक है, उस हिसाब से तुमको क्या मिलेगा? अपना पद मिलेगा। जैसे मान लो राजा का बेटा है, एकदम लोल है, उसको राजा बना दोगे तो साम्राज्य बेच देगा, हाँ कि ना। अच्छा देगा फिर थाईलैंड, समझ में आ रहा ना, घूमने। तो जन्म आधारित विशेषाधिकार को ये क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। जिससे क्या हो जाए कि देश बेहतर व्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाए, ठीक है। जिसके अंदर क्षमता है वो राजा बनेगा, हाँ कि ना। कि जो राजा का बेटा वही राजा बनेगा। क्षमता के आधार पर करना चाहिए, हाँ कि ना। उसके बाद ये किया था कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। संपत्ति जो होता था ना, वो कुछ लोगों के पास ही सीमित हो जाता था संपत्ति। अभी भी तुम इंडिया में देखना, ठीक है, इतना बड़ा इंडिया है ना, देश का 90% जो संपत्ति है वो इतना लोगों के ही पास है ना। तुम देख लो, अडानी देख लो, अंबानी देख लो, ठीक है ना। और भी बहुत सारा मोदी लोग हैं, नीरव मोदी हो गए। ये सारे लोग के पास क्या होता था? संपत्ति होता, देश का पूरा संपत्ति, ठीक है। 90% संपत्ति इतना कम लोगों के पास, ठीक है। और 90% लोगों के पास लगभग 10% संपत्ति है, और उसी में लोग जी रहा है। दुनिया मतलब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत कम पैसों में जी रहा है, और एक बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे दायरे में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा संपत्ति लेके पड़ल है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये क्या क्या संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? ये सुरक्षित बना दिया है, ठीक है। कि लोगों के पास, सबके पास क्या रहेगा? संपत्ति रहेगा, ठीक है। किसी विशेष आदमी के पास संपत्ति रखने का अलाव नहीं रहेगा, और इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा रखोगे तो किसका हो जाएगा? फिर राजा का हो जाएगा, राजा फिर बांट देगा, ठीक है, ऐसा। और ये क्या लाया था? ये तो देखो, लुई सोलह तो क्या क्या था उस समय? राजतंत्र था। फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया तो वो क्या लाया था? गणतंत्र लाया था, है ना, लोकतंत्र लाया था, है ना। उसके बाद जो ये लोग आया था डायरेक्टर प्रिंसिपल, वो लोग भी लगभग लगभग क्या चल रहा था? लोकतंत्र ही चल रहा था। लेकिन ये फिर से बहाल कर दिया किस चीज को? राजतंत्र को फिर वापस ला दिया, ठीक है। ये राजतंत्र ही लाया था, ठीक है। उसके बाद जन्म आधारित विशेषाधिकार को खत्म कर दिया, संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बना दिया था, ठीक है। उसके बाद बोला है जमींदारी और सामंती व्यवस्था को क्या किया? ये खत्म कर दिया, जिससे किसानों को मुक्ति मिली। जमींदारी व्यवस्था समझना, ठीक है। फ्रांस का जितना जमीन था, यानी यूरोप में, तुम फ्रांस को ही मत देखना, यूरोप उस समय फ्रांस सेपरेट नहीं था। बहुत सारे एरिया में बहुत सारे देश क्या थे? बिखरे पड़े थे। एकीकरण जब हुआ ना, उसके बाद ही लोगों ने अपना अपना देश को ये किसी को अपना हाँ अपना देश अपनाया,
इस तरह। तो जमींदारी और सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया था कौन? ये जमींदारी व्यवस्था मतलब बोले तो किसी के पास जमीन का बहुत ज्यादा हिस्सा है ना, और किसी के पास है ही नहीं, और किसी के पास जो किसान है उसके पास भी जमीन नहीं है लेकिन वो खेती करना जानता है, ठीक है। तो ये जो नेपोलियन था ना, वो क्या किया, वहां का जितना भी जमीन था वो सबको सर्वे करवाया और उसके बाद सबको बांट दिया, ठीक है। तो जो किसान लोग था उसमें एकदम खुशी का लहर आ गया कि अब हम अपना जमीन में खेती करेंगे। उससे पहले क्या था कि लोग सामंती व्यवस्था रहता था, अपना ज्यादा जमीन, जिसका पास ज्यादा शक्ति था वो ज्यादा जमीन एक्वायर करके रखा था, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से अब ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगा? नेपोलियन के पास, और नेपोलियन सबको दे दिया जमीन, लो अपना अपना हिस्सा में। तो किसमें खुशी का लहर आ गया? किसानों में, और किसानों को मुक्ति मिला, ठीक है। अब ये लोग क्या करेगा? खेती करेगा। बोला यातायात और संचार व्यवस्था में क्या किया था? ये सुधार किया था। संचार व्यवस्था बोले तो सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता था ना, उसमें बेहतरी लाया था, ठीक है। आज अगर सूचना भेजे हैं तो कुछ देर तक क्या हो जाएगा? वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और यातायात व्यवस्था बोले तो जो आवागमन का साधन होता था, घोड़ा गाड़ी हो गया, ठीक है, बैलगाड़ी हो गया, या फिर जो भी उसमें था उस समय, उस दौर में, उसमें क्या किया था? ये सुधार किया था और बेहतर से बेहतर हो जाए चीज, ठीक है। उसके बाद देखो विरोध भी हुआ था। ये तो इतना बढ़िया बढ़िया काम कर दिया ये राजतंत्र स्थापित होने के बाद, ठीक है। ये और भी ये काम किया था, क्या किया था? ये नाप तोल का पद्धति अपनाया था, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। नाप तोल का पद्धति अपनाने के बाद तो वो सबके साथ क्या था? बराबर का था, ठीक है। कि यूरोप में जितना भी नाप तोल का पद्धति चलेगा सब क्या रहेगा? समान रहेगा, ठीक है। इससे क्या था? लोगों में फायदा हो रहा था। उसके बाद इसका ना देखो, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक है। अगर ये अच्छा काम किया तो कुछ कुछ काम कुछ लोगों को खराब भी लगा, ठीक है। जैसे विरोध शुरू हो गया इसका, कुछ कुछ काम का। जैसे शुरुआत में अन्य देश जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर अन्य देश और भी बहुत सारे देश होंगे जिसमें नेपोलियन का स्वागत किया, उसका जो नेपोलियन कोड था ना उसका स्वागत किया कि नहीं बहुत अच्छे नियम के साथ ये आया है ना। भले राजतंत्र को स्थापित कर दिया लेकिन बहुत ही अच्छा नियम लाया किया है। परंतु बाद में विरोध जताया, लेकिन बाद में क्या करने लगा? इसका विरोध करने लगा। विरोध किस बात का हुआ? क्योंकि इसने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया। देखो उस समय चल रहा था महामारी का दौर, मार काट का दौर चल रहा था, ठीक है। और मार काट में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सेना का रख रखाव, सेना का कपड़ा, सेना का खाना पीना, एकदम पूरा हुमच के खाएगा तब तो लड़ेगा ना। तो पूरा टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। अब टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद एक और काम किया कि सेंसरशिप लगा दिया। अब इसको नहीं समझ में आता होगा। सेंसरशिप वो होता है ना, एक ये प्रोसेस है। सेंसरशिप का मतलब होता है अगर तुम किसी क्षेत्र के राजा हो, मंत्री हो, नेता हो, ठीक है, तो तुम्हारे खिलाफ अगर कोई जा रहा है तो उसको दबा देना है। जैसे तुम अभी इंडिया में है ना, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ अगर तुम कुछ बोल दो, ठीक है, तो वो तुमको क्या कर देगा? विरोधी घोषित कर देगा, पाकिस्तानी बोल देगा, खालिस्तानी बोल देगा, कांग्रेस बोल देगा, तुम कांग्रेस के हो, समझ रहे ना। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी भी तत्कालिक जो वर्तमान में गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर तुम बोलोगे तो वो तुम्हारा विरोध जताएगा, ठीक है। तो वो सेंसरशिप का मतलब ही होता है अगर तुम सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे, इसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो मतलब तुम्हारा हड्डी तोड़ देगा, समझ रहे ना। हाँ, इस समय कौन तोड़ेगा यहाँ? तुम्हारा नेपोलियन। अभी वर्तमान में हम लोग का भारत में भी ऐसा हो रहा है कि अगर तुम सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ तो तुमको क्या बोल देगा? विरोधी बोल देगा, ठीक है। पाकिस्तानी बोल देगा, अल्ट संट तुमको नाम दे देगा, ठीक है। तो यही बात है, सेंसरशिप का मतलब यही हुआ। तुम अगर अखबार में छापो किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, तुम्हारा बंद हो जाएगा क्या? अखबार प्लस में सांस भी बंद कर देगा, ठीक है। इस तरह हो सकता है। तो सेंसरशिप वही है। सेंसरशिप लगा देने मतलब तुम सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है, तुम्हारा सब कुछ डुबा देगा वो। तो ये अभी ये सेंसरशिप कहाँ पे लगा हुआ है? फ्रांस में। नेपोलियन इसका क्या कर रहा है? विरोध करेगा, ठीक है। सेंसरशिप मतलब क्या होता है कि सरकार के खिलाफ उनको बोलना ही नहीं है। तो सेंसरशिप का अब अर्थ समझ में आ गया क्या होता है? कि कोई भी अगर सरकार है या फिर कोई भी राजा है उसके खिलाफ तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर तुम बोल दिए गलती से तो तुम्हारा जो तुम अगर प्रेस चला रहे हो तुम्हारा प्रेस बंद हो जाएगा, है ना। और तुम ऐसे ही अगर समाज में अगर बोल दिए तो समाज में तुम्हारा क्या हो जाएगा? बहिष्कार हो जाएगा, फिर सरकार तुमको क्या करेगा? अंदर करवा देगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंसरशिप लगा देना, समझ रहा ना। कटौती करवा देगा तुम्हारे जिंदगी में, लगा दिया। और जबरन लोगों को सेना में भर्ती कराया। जबरन समझते हो? जो योग्य है वो भी, नहीं है उसको भी डाल दो। लेंगड़ा एक के पैर में तुम लड़ो, मर जाएगा ऐसे ही जाके, हाँ कि ना। तो योग्य लोगों को सेना में भर्ती करवाओ, जिसको जरूरत है उसको ले जाओ, ठीक है, हाँ कि ना। कल को पैदा हो उसी को ले जाओ। ऐसा नहीं करता होगा लेकिन फिर भी क्या है कि जबरन तो ना करो, ठीक है। जिसका मन है वही ना जाएगा सेना में। जिसका अंदर से भावना ही नहीं उनको लड़ना है वो क्या करेगा जाके? समझ रहा ना। अब एक दो लड़का ऐसा तुमको मिलेगा जो मेहंदी उंदी में लगल होगा, वो लोग जाके सेना में लड़ देगा? नहीं लड़ेगा, ठीक है। वो लोग फ्री फायर में खेलने वाला सेना में नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो लोगों का क्या होना चाहिए? एक अंदर से भावना आना चाहिए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट में तुम देखना,
सेना में भर्ती कराया जाता है, ठीक है। अभी क्या अग्निवीर का प्रोसेस है ना, तो उसमें तुम देखना भारतीय सेना या फिर कहीं का भी सेनाओं को देखना, ठीक है, उसके अंदर एक जज्बा होता है मर मिटने का, किसके प्रति, देश के प्रति, ठीक है। उन लोगों को सेना कह सकते हैं। अब जबरदस्ती तुम किसी को भी उठा के ले जाओगे, समझ रहा ना। जैसे मान लो किसी का घर बहुत बढ़िया है, उसका सब कुछ पूर्ति हो रहा है, उसको तुम सेना में भेज दो, वो घर आ जाएगा फिर वापस, बोलेगा कितना बढ़िया हमको वहाँ घर में खाना मिलता था, यहाँ आके हमको कुछ भी मिल रहा है पटांग, तो खाया करेगा वहां पे, वो लड़ाई करेगा? नहीं लड़ेगा। जिसको एक चार्ट से डर लगता है वो बंदूक उठाएगा? नहीं उठाएगा। इस तरह से जबरन क्या कर रहा था, वो सेना में लोगों को भर्ती करवा रहा था। तो ये सब क्या हो रहा था, उसका विफल हो गया था, है ना। तो इससे ये क्या हो गया, इसका विरोध करने लगे थे। कौन लोग? स्विट्जरलैंड के लोग और हॉलैंड के लोग, और भी बहुत सारे लोग विरोध करने लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि फिलहाल तो यही लोग दिखाया, यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। धीरे धीरे उसका जो ये नेपोलियन का कोड था, वो धीरे धीरे अन्य जगहों पे भी क्या हो रहा होगा, विरोध होता रहा होगा। समझो, एकीकरण की व्यवस्था, एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक करना, ठीक है। जैसे मान लो इटली का बात करें, ठीक है, तो इटली बहुत सारे छोटे छोटे देशों में विभाजित था, ठीक है। बहुत सारे क्या 7 से ज्यादा देश में क्या था, वो विभाजित था, ठीक है, जिसमें हर एक क्षेत्र में क्या था, राजा था, राजा का शासन था, ठीक है। उसी तरह मैथिसनी का कहना था, किधर चल गई जूसेप्पे मैथिसनी, ठीक है, इसका कहना था कि ये राजाओं का शासन नहीं चलेगा, देश को एक राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक उन लोग एक अपना नेशनल फ्लैग बनाया, झंडा बनाया और एक रूपक तैयार किया, उसके प्रति लोगों का भावना जागा और उससे क्या हुआ, एक देश का निर्माण हुआ। तो उसमें सबसे ज्यादा एकीकरण में भूमिका कौन निभाया था? जूसेप्पे मैथिसनी। यानी 7 देश में अगर विभाजित था, सबको एक करने का काम किया। कोई भी देश हो, ठीक है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग रहते ही रहे, ठीक है, लेकिन उसको एक करने का काम किसका होता है? वहां के मेन जो लीडर लोग होते हैं, लीडर का जो भूमिका निभाता है उन लोगों का। तो इटली के लिए कौन था वहां पे? जूसेप्पे मैथिसनी, ठीक है। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 में हुआ था, ठीक है। इटली का एकीकरण में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल निभाया था ना, वो कौन था? जूसेप्पे मैथिसनी, जिसको इटली का दिल भी कहा जाता है, बस हमारा ना। उसके बाद समझो, जूसेप्पे मैथिसनी तो यंग इटली, क्या नाम था? यंग इटली। जिस तरह यूरोप में सबसे पहले क्या क्या बनता था, जैकोबिन क्लब बनता था ना, हमेशा कुछ अगर आंदोलन करना है तो एक क्लब बनाओ, ठीक है, जिसका नाम लोग रखता था जैकोबिन क्लब, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी जैकोबिन क्लब से ही निकला हुआ इंसान था, ठीक है, जिसने क्या किया था, राजतंत्र को हटाया था और लोकतंत्र स्थापना किया था, ठीक है। और इतना भयानक लोकतंत्र ला दिया था कि खुद उसको गिलेटिन में चढ़ा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इटली का एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? जूसेप्पे मैथिसनी। जूसेप्पे मैथिसनी से यंग इटली, क्या चीज नाम था उसका, संस्थान का? यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था, ठीक है। एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया, ठीक है, जो क्या क्या नाम रखा था? यंग इटली तथा यंग यूरोप, ठीक है। अब देखो, एक और व्यक्ति था जिसका नाम है काउंट कैमिलो दे कावो, ठीक है, जो इटली का क्या कहा जाता था, वो दिमाग कहा था। दिमाग किस सेंस में कहा जाता होगा? क्योंकि जितनी भी प्रक्रिया, जितना भी क्या बोलते हैं, कूटनीति, ठीक है, यानी डिप्लोमेसी, जितना भी लगाने वाला चीज था, वो कौन लगाता था? काउंट कैमिलो दे कावो, ठीक है। इसका मतलब जो चाल चलने का तरीका होगा ना, वो सबसे बेटर था, ठीक है। उसके बाद और आगे है गैरीबोल्डी, इसको कहा जाता था इटली का तलवार, यानी कि ये सबसे ज्यादा भयानक योद्धा रहा होगा, ठीक है। और ये क्या करता था? ये जूसेप्पे मैथिसनी, काउंट कैमिलो दे कावो और गैरीबोल्डी, इन लोगों के सहयोग से ही क्या बन पाया? एक इटली का एकीकरण हो पाया, ठीक है। 7-8 देशों का अपना एक समूह, एक कंप्लीट एक देश के रूप में उभरा, ठीक है। इस तरह से अगर इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था, तो जर्मनी का भी हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो जर्मनी का यहाँ तो नहीं लिखे, तो इधर लिखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, कभी कभी पूछ देता है ये ऑब्जेक्टिव में कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? 61 में, और जर्मनी का कब हुआ था? 1871 में। आप देखो, जॉन बिस्मार्क जो था ना, वो कौन था? जर्मनी का निर्माता था। अब निर्माता मतलब ये समझो, जिस तरह जूसेप्पे मैथिसनी इटली के लिए था, उसी तरह यहाँ जॉन बिस्मार्क कहाँ के लिए था? जर्मनी का एकीकरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, ठीक है। और कब वो हुआ था जर्मनी का एकीकरण? 1871 में, ठीक है। वैसे ये ड्यूरेशन दोनों का सेम था, ठीक है। ये कुछ 1855 से शुरू होकर 61 तक गया था, और ये भी कुछ ऐसे ही 56 से शुरू होकर 71 तक गया था, ठीक है। दोनों का साथ साथ एकीकरण हुआ था, है ना। बोले ना, जब फ्रांस छिकता तो यूरोप को सर्दी लगता है, तो वही जो भी बात चला था पूरे यूरोप में, ठीक है, हर एक जगह अप्लाई होने का चांसेस था। तो जहां पे जो हलचल हुआ, एक दूसरे का देखा देखी क्या करने लगता था, लोग अपने में अप्लाई करता था, ठीक है। इस तरह क्या हुआ, जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था। वहां के लिए कौन था? जॉन बिस्मार्क था, ठीक है। अब एक होता है रूपक, रूपक वर्ड पूछेगा, ठीक है। रूपक मतलब क्या होता है? जिस तरह हमारे लिए भारत में भारत माता एक रूपक का काम करता है, ठीक है। जैसे भारत माता क्या है? एक सिंबल है, ठीक है, कि हम लोग भारतवासी क्या है, एक इमोशंस के साथ भारत माता की रक्षा करते हैं। भारत देश एक क्या है?
एक भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी लोगों ने रूपक के रूप में किसका, फ्रांस के लिए किसको, मरियान को दिखाया था, ठीक है। उसके बाद जर्मनी के लिए किसको दिखाया था, जर्मेनिया। क्या नाम था उसका, जर्मेनिया। पूछेगा जर्मनी का नारी रूपक क्या है या फिर जर्मनी का रूपक क्या है, तो जर्मेनिया। और फ्रांस का रूपक क्या हो जाएगा, मरियान हो जाएगा। फिर पूछ देगा इस तरह की मरियान क्या है, फ्रांस का रूपक है, और जर्मनिया क्या है, जर्मनी का रूपक है, ठीक है। रूपक मतलब वही एक इमोशन के साथ अपने देश को इंडिकेट करने वाला चीज, ठीक है। उसके बाद बोला बाल्कन क्षेत्र 19वीं सदी। बाल्कन प्रदेश देखो मध्य यूरोप में एक क्षेत्र था, मध्य यूरोप और एशिया एक मतलब उधर क्या है, बाल्कन क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। जिस तरह 19वीं सदी में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया और ग्रीस और भी बहुत सारे देश आता था, ठीक है, जिसमें क्या था, तुर्क लोगों का कब्जा था, ठीक है। तो वहां पे क्या होने लगा, स्थिति अपने आप बिगड़ने लगा। लोग राजा था, जब बोले ना, जब क्या हुआ, एकीकरण होने लगा ना, तो सब चाहता था कि कोई राजा का शासन ना हो, किसका शासन हो, लोगों का शासन हो, ठीक है। क्योंकि देश लोगों का होता है, ना कि राजा का होता है। राजा कल को मर जाएगा, देश खा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा अपने साथ, नहीं। तो राजा ना ही नेता, कोई देश का नहीं होता है, देश का वो होता है, ठीक है, ना कि देश उससे है। समझ आ रहा ना। मोदी जी से देश है या देश से मोदी जी है, देश से मोदी जी है, ना कि मोदी जी देश। मोदी जी कल मर जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई दूसरे आ जाएगा, जैसे हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब्दुल कलाम थे, सब मर गए, ठीक है, सबका देहांत हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि और काबिल लोग आते ही जाते हैं, ठीक है, जो देश के प्रति काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उन लोग का भी अस्तित्व तो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। अंततः देश रब बच जाता है, चाहे जैसी स्थिति में रहे, ठीक है। तो ये बाल्कन क्षेत्र में क्या होने लगा, बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न होने लगा। और तनाव उत्पन्न होने लगा तो वहां के राजाओं का ये क्या था कि खत्म करना चाह रहा था लोग, उसी से उत्पन्न होने का मतलब तनाव उत्पन्न ज्यादा हो गया, ठीक है। और वहां के एक राजा को मार दिया। अब वहां के एक राजा को मार दिया तो पूरा एकदम हलचल मच गया, ठीक है। हलचल मच गया तो वह स्थिति क्याची में उत्पन्न हो गया, प्रथम विश्व युद्ध ले लिया, ठीक है। अब विश्व युद्ध का मतलब क्या होता है, विश्व युद्ध का कहने मतलब विश्व मतलब तो हो रहा है पूरा संसार, युद्ध मतलब होता है लड़ाई, लेकिन ऐसा कभी मत समझना, ठीक है। विश्व युद्ध में तुम्हारा ना सिर्फ यूरोप का कंट्री और कुछ ही देशों में तनाव आया था, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव तो पूरा देश में, पूरा संसार में पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन तुमको समझना है कि लोगों मतलब हिस्सा कहाँ का था, यूरोप का ही था, ठीक है। यूरोप में ही लड़ाई हो रहा था उतना, लेकिन प्रभाव सारा जगह पड़ता है। जैसे अभी देख लो ईरान है ना, क्या बोलते हैं, इसराइल, ठीक है, रूस, अमेरिका, ये सब में आपसी तनाव के कारण भारत में पेट्रोल महंगा हो गया। समझ रहा बात, जबकि हम लोग को एक बम नहीं मारा है कोई, समझ रहा, फिर भी प्रभाव पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टिंग में प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ उतना पेट्रोल वगैरह का ये नहीं है, ठीक है। अब देखो उदारवाद एक टर्म है, ठीक है। उदारवाद क्या होता है, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा उदारवाद कहते किसे। तो उदारवाद कहने का मतलब होता है ना कि थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। लिबरल का कहने का मतलब उदारवादी होता है, लेकिन समझो इसका मतलब क्या है पूरी तरह से। तो लिबरल या फिर उदारवाद, उदारवाद मतलब होता है क्या कि थोड़ा सा नॉर्मल रहना, ठीक है, चीजों को अपने ढंग से ना हल करके दूसरों के प्रोस्पेक्टिव से भी सोचना, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि नहीं स्कूल जो है वो अब गर्मी का छुट्टी आ गया तो लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए बच्चों को, ठीक है, गर्मी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें गार्जियन बोलेगा कि नहीं पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और किसी किसी गार्जियन रहेगा ना तो समझेगा कि नहीं बच्चा का देखो तबीयत खराब हो सकता है, तो सर लिबरल बन के रहो, हर चीज में सहयोगात्मक हो, ठीक है, अपोज ना करने वाला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं, ठीक है। हर एक चीज को लेके वो समझने वाला हो, ना कि डांटने वाला हो और ज्यादा हलचल मचाने वाला हो, समझ रहा ना, उसको उदारवाद कहते हैं। किसी भी बात को लेके जिद ना करे, ठीक है ना। हर एक चीज में क्या करे, सहयोग करे, बशर्ते वो चीज क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। गलत चीज में सहयोग ना करे, उसी को उदारवाद कहते हैं, ठीक है। उदारवाद मतलब एकदम पूरा लिबरल, नॉर्मल रहना, ठीक है। और एक होता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद मतलब क्या होता है, रूढ़िवाद दैट मीन्स तुम ये समझो कि बूढ़ीवाद, बूढ़ीवाद समझता है, बूढ़ियों का परंपरा, बूढ़ा मतलब पुरानी परंपराओं को अप्लीकेबल मानना ही रूढ़िवाद कहलाता है। जैसे अभी अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लो हम लोग जा रहे थे, ठीक है, हाईवे पे जा रहे थे, अगर बिल्ली पार कर गई जैसे, ठीक है, अब बिल्ली क्रॉस कर गई तब कुछ लोग रुक जाएगा हाईवे में, ले गाड़ी ठोका ठोकी हो गया पीछे से, समझ रहा, हाईवे का मतलब समझ रहा ना कि वहाँ भारी जो वाहन होता है वो उनका आवागमन होता है, ठीक है। अब वो आ रहा है, एक बिल्ली पार होने पर तुम इतना इतना नुकसान करवा दिया, बिल्ली पार हो तुम भी पार हो जाओ, एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। तो लोगों का मानना होता है, पुरानी परंपरा है कि बिल्ली पार हो गया तो हो सकता है अशुभ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा पुराना मामला था, ऐसा लोगों का पहले मानना था, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़िवाद कहेंगे। पुराने ख्यालातों में जीना ही क्या कहलाता है, रूढ़िवाद कहलाता है। बस समझ ना, नहीं देखता आजकल की जो लड़कियां होती है, आजकल के जो पुतल लोग आती है, उन लोग क्या है, हेडफोन लगा के आएगी, ठीक है, हेडफोन लगा जींस लगा के आएगी, तो उन लोग की सास या फिर अगल बगल के लोग कहती देखो कैसन बहू आएगी, समझ रहा है ना। तो वो क्या है, वो कैसा प्रवृत्ति है, रूढ़िवाद की प्रवृत्ति। आजकल क्या फैशन का दौर आ गया, तो थोड़ा मोड़ा क्या होता है कि प्रचलन है तो लोग अप्लीकेबल है, कर ही लेता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, मोबाइल चलाना, हेडफोन लगाना, ठीक है, ये सारी चीज। और एक होता है नारीवाद। नारीवाद का मतलब क्या होता है, नारी मतलब क्या होता है,
स्त्री से इंडिकेट कर रहा है। और वाद मतलब क्या होता है, उसका परिवर्ती लाना। जैसे कोई भी अगर पुरुष हो या फिर कोई समाज हो, ठीक है, जो किसके बारे में ज्यादा विचार करता हो, नारियों के बारे में, नारियों के फेवर में रहता हो, स्त्रियों का ज्यादा सपोर्ट करता हो, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये ले लो, राजा राम मोहन राय, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ले लो, ठीक है। ये लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, विधवा पुनर्विवाह का ये किया था, है ना। और क्या बोलते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो पति मरने के बाद सती प्रथा है ना, तो सती प्रथा जैसे नियमों का क्या किया था, उन लोगों ने हटाया था। तो वो लोग भी कैसे लोग थे, नारीवाद थे, माने नारियों के प्रति ज्यादा ये रखना, ठीक है, कि वो लोग कभी समाज में बराबर का अधिकार दिलाने वाले लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, नारीवाद प्रवृत्ति के लोग कहेंगे, ठीक है। बस समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से ये चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या बनेगा, जिस पे मेतिस्नी का टिप्पणी लिखे, ठीक है, और कांट कैमिलो दे कावूर पे टिप्पणी लिखे, जर्मेनिया और मरियान पे टिप्पणी लिखे, ठीक है। और बाकी तुम्हारा नॉर्मल चीज है कि तुम्हारा राष्ट्र राज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह क्या होता है, किसी एक खास एरिया पे लोगों का मत लेना, समझ रहा है ना। जैसे चुनाव जो होता है ना, मतदान क्या होता है, लोगों से ही मत लिया जाता है कि तुम्हारा मस्तिष्क किधर काम कर रहा है, हम किसको चुने, उसी को तो मत कहते हैं। नहीं तो वोट क्यों करवाता, चैनलाइजेशन कर देता है, एक ही पार्टी रहेगा, तो वोटे ना करो, ठीक है। तो विभिन्न पार्टियों को, मतलब बहुत सारे लोग रहेगा, उसमें तुमको चुनना है। तो चुनोगे तो क्या करोगे, तो अपना मत दोगे कि नहीं ये बेहतर है, और हर एंगल से तुमको लगना चाहिए किस एंगल से ये बेहतर है। इस तरह से लोग अपना अपना मत देता है, अपना अपना चुनता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनमत संग्रह। भारत में भी जनमत संग्रह हुआ था 1951-52 के दौर में, ठीक है, जिसमें हैदराबाद को पूछा गया, नहीं, जम्मू कश्मीर को पूछा गया था कि तुम कहाँ रहोगे, भारत में रहोगे, पाकिस्तान में रहोगे। तो बोल दिया हम स्वतंत्र रहेंगे, एक देश बना के, समझ रहा ना। हाँ, जम्मू कश्मीर, वहाँ राजा ये था हरि सिंह, समझ रहा ना। हरि सिंह बोला था कि हम अपना स्वतंत्र देश कायम करेंगे, जम्मू कश्मीर, समझ रहा ना। पाकिस्तान उधर से घुस के छोड़ दिया सबको, तो ये लोग डरे आ गया यहाँ हम लोग के यहाँ, ठीक है। और हम लोग को बोला कि हम लोग को बचा लीजिए, फिर हम लोग जाकर बचाए, लेकिन फिर भी हम लोग का 50% हिस्सा जा चुका है, ठीक है। POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जनमत संग्रह उसे कहते हैं कि तुम्हारा मत जानना है कि तुमको रहना किधर है या फिर क्या करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनमत। उसी से आया मतदान, समझा, कि अपना मत तुम दो, किसको दोगे, ठीक है। खत्म ये चैप्टर, आगे भारत।